इंजीनियरिंग के जितने प्रिंसिपल हैं वो एग्रीकल्चर में कैसे इसमें फायदामंद साबित होगा, उसी का ही ये एक सम्मिश्रण है। पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े कंबाइन रास्ते में चलते हैं, ये सब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की देन है। पिछले 2 साल से हम बीटेक का भी दे रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है यहाँ शुरू हो गया। एक बार बीटेक किसने कर लिया, फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वहां से फिर एमटेक करने के लिए उनको मौका मिलता है। देखिए, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छी से पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी मिले। कोई आपने अक्सर पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो कोई कहता है कि इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन क्या आपने कभी एग्रीकल्चर इंजीनियर के बारे में सुना है? अब ये एग्रीकल्चर इंजीनियर है क्या, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ होती है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, यही सब जानने के लिए इस वक्त मैं आई हूँ IARI में। मेरे साथ डॉक्टर PK साहू जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका गांव जंक्शन पर स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि सर मैंने शुरुआत की कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। अब ये इंजीनियरिंग है क्या? क्योंकि इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस तो मैंने बता दिए, अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी होती है। ये जो संभाग है ये बहुत पुराना है। 1945 के साल में ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसी में ही ये चल रहा है। और रही, आपने एक बहुत बढ़िया बात कहा है, कैरियर ऑप्शन के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ तक ठीक है। आपने सिविल की बात की, मैकेनिकल की बात की, इलेक्ट्रिकल की बात की। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसे इंजीनियरिंग है जिसमें बच्चे सिविल के बारे में भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ, ये इंजीनियरिंग के जितने प्रिंसिपल है वो एग्रीकल्चर में कैसे इसमें फायदामंद साबित होगा, उसी का ही ये एक सम्मिश्रण है। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बच्चे ये सभी इंजीनियरिंग को, जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग में जो कोर्स पढ़ते हैं उसका आगे जा करके आपकी जो कैनाल इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, उसमें इस ज्ञान काम आता है। सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग के काम में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो पार्ट पढ़ते हैं वो फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म मशीनरी के ऊपर, जैसे आपने ट्रैक्टर देखा होगा रास्ते में दौड़ते हुए, खेत में काम करते हुए, पावर टिलर देखे होंगे, बड़े बड़े कंबाइन अगर आप देखे होंगे जो आपकी पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े कंबाइन रास्ते में चलते हैं, ये सब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की देन है। और एक सीधे शब्द में मैं आपको और समझाऊं, आदमी सभी चीज ना मिलने से चल जाएगी पर बिना खाने से तो नहीं चलेगी। और किसानी में इंजीनियरिंग जो जुड़ा हुआ है, फार्म में जो इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है, वही एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। कुछ लोग तो इसको फार्म इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो बिना फार्म से, बिना खाने से जैसे मानव सभ्यता नहीं चल सकता, ऐसे बिना फार्म इंजीनियरिंग में, बिना एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर आज के जमाने में नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक चीज पूछूंगी, जितना सम्मान सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या अन्य जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उतना सम्मान एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को मिलता है? उससे ज्यादा मिलता है। अभी अगर हम आपको बताएं, जी। उससे ज्यादा मिलता है। और जैसे नंबर की हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं 1980 से 1990 की जो दशक थी, उसी टाइम सिविल इंजीनियरिंग जो है क्रेज था, बच्चे उसी में ज्यादा जाते थे। पर हम आपको बताएं, जैसे वो दशक खत्म हो रही थी, सिविल इंजीनियरिंग को कोई नौकरी नहीं मिल रहा था, पर एग्रीकल्चरल इंजीनियर जितने पास आउट हो रहे थे, सबके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नौकरी। अगर गूगल सर्च करके देखा जाए, उसमें कहते हैं मोस्ट सॉट आफ्टर इंजीनियरिंग ब्रांच इज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। उसका कारण यही है, कहीं कहीं इसको तो बायोसिस्टम इंजीनियरिंग बोलते हैं, फार्म इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसका कारण यही है, जैसे आपकी मानव सभ्यता रहेगा
उनको खाद्य की जरूरत होगी, और खाद्य की जो जरूरत होगी उसको सस्टेनेबल प्रोडक्शन देने के लिए आपकी इंजीनियरिंग की जरूरत होगी, और वो इंजीनियरिंग की जरूरतें एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पास तीन जो कला है, हर इंजीनियर के पास वो नहीं है। और रही आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम होने लगा, मैं जैसे बता रहा था ड्रोन, रोबोटिक्स, ये भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी आने लगा है। और एग्री रोबोटिक्स की बात हम लोग करते हैं, एग्री ड्रोन्स की बात करते हैं, किसान ड्रोन अभी आपने देखा होगा, जितने केवी के हैं सबको ड्रोन दिया जा रहा है, ड्रोन में स्प्रेइंग करने के लिए। तो ये जो मेकानाइजेशन की जो दौर चल रहा है, हम ये कह रहे हैं ये रिवॉल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन। जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का काम क्या होता है और ये कितने यूजफुल हो सकते हैं खेती किसानी के लिए, हमारे किसानों के लिए। सर, ऐसे कई बच्चे हैं गांव देहात की, अगर हम जिक्र करें 10th 11th 12th उन्होंने कर लिया, उसके बाद उनको नहीं पता कि क्या करना है। अगर उनको खेती किसानी में ही अपना करियर बनाना है तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियर कैसे कर सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं, थोड़ा टिप्स अगर देना चाहें। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। उसमें जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान में कई सारे यूनिवर्सिटी है जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, उसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अगर हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें, यहाँ पर जो IRI में अभी हम पहले सिर्फ एमटेक और पीएचडी के जो स्नातकोत्तर जो है उसी में शिक्षा देते थे। पिछले 2 साल से हम बीटेक का भी दे रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है यहाँ शुरू हो गया है, और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा अगर कोई पास कर रहा है, 11th 12th पास करने के बाद उसके मन में एक द्विधा होता है, करे तो क्या करे। काफ़ी ये रहते हैं, हम भी देखते हैं नए बच्चों को। तो उसमें जैसे आपने कहा, जे डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मेरे कई दोस्त हैं जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उनके बच्चे भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए हम आपको बता दें, एक तो एक जो नेशनल लेवल टेस्ट होता है CUET करके, वो टेस्ट में वो लोग अपीयर होते हैं। पहले तो कम बच्चे होते थे, आजकल बहुत ज्यादा बच्चे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को ऑप्शन देने लगे, बहुत ज्यादा बच्चे। और यहाँ की मैं बात बताऊं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो कृषि अभियांत्रिकी संभाग की बात बताऊं, यहाँ पर जो बीटेक में बच्चे ज्वाइन करते हैं सब टॉप रैंकर्स है। अंडर ग्रेजुएट की मैं अगर बात करूं बीटेक की, अभी तो ये दूसरे सेकेंड ईयर है, और 2 साल के बाद हमें पता चलेगा ये बच्चे कैसे ट्रेंड हुए हैं। और कुछ बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योर लाइन में चले जाते हैं, और दूसरे है कई विविध तरीके से मैसेज आता है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा उस यूनिवर्सिटी का। वहाँ जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे, वहाँ के बच्चे कह रहे हैं ज़्यादा उनको जो सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है, तो उनके जो टीचर्स लोग थे उनका जो है ज़्यादातर ये कह रहे थे ये बच्चे हायर स्टडीज में ना जाके ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं। मेरा उनको सुझाव था, प्रॉब्लम क्या है, अगर पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं उनको, अगर उनमें मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की आवश्यकता है। तो ये जो बीटेक डिग्री मिल गया वो तो ग्रेजुएट हो गए ना, उनके अपने हिसाब से जाने दीजिए। अपॉर्चुनिटी कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा उसके लिए भी आजकल सरकार के तरफ से बहुत ये है। और एक कस्टम हायरिंग सेंटर आजकल बहुत प्रचलित है। कस्टम हायरिंग सेंटर की मुझे नहीं पता कितना लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसे खेती के काम करने के लिए कई सारे मशीन की जरूरतें पड़ती हैं, जुताई के लिए एक मशीन, बुवाई के लिए एक मशीन, स्प्रे के लिए और एक मशीन, कटाई के लिए और एक मशीन। तो एक किसान इतने सारे मशीन नहीं रख सकता, तो इसीलिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाता है। अगर किसी गांव में, पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में कोई कस्टम हायरिंग सेंटर बना ले,
उसमें सभी के सभी मशीन रहेगा। किसान अपने जरूरत के हिसाब से वो मशीन को इस्तेमाल करे। ये जो सेंटर्स की आप बात करें तो क्या ये हर जिला लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे बहुत है? जगह पर ये खुल गया है, पर हर जिले में अभी तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला है। सबसे ये है, आप अगर उत्तर भारत की देखें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मैकेनाइजेशन की लेवल बहुत ऊंची है। यहाँ पर मैकेनाइजेशन के लिए ये सब कस्टम हायरिंग सेंटर यहाँ खुल गया है। इवन अगर आप कर्नाटक की तरफ जाएं, वहां भी खुल गया है। पर हाँ, कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वी में कुछ राज्य हैं जहाँ मैकेनाइजेशन की लेवल थोड़ा सा कम है। मैं कस्टम हायरिंग की वही बात बता रहा हूँ। एक तो रेंटल मॉडल की हमने बात किया, दूसरा एक मॉडल की हम बात करते हैं लाइब्रेरी मॉडल। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे किसान के पास ट्रैक्टर है ही। अगर उनके पास ट्रैक्टर है तो उनको तो सिर्फ मशीन ही चाहिए ना। तो जैसे लाइब्रेरी से हम जाते हैं कि किताब लाते हैं, किताब को पढ़ के वापस कर देते हैं और उसके वजह से कुछ पैसे दे देते हैं। जो लाइब्रेरी मॉडल है उसी में ही यही प्रावधान है। किसान जाएगा, अपने मन माफिक जो काम करना है, किसी को अगर जुताई करना है वो प्लाव ले आए या कल्टीवेटर ले आए, बुवाई करना है प्लांटर सीड्रिल ले आए, तो उसको जा करके वहां काम करे, फिर वापस करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाए। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब पढ़ाई तो कर ली, हर पेरेंट्स चाहता है कि पढ़ने के बाद अच्छा प्लेसमेंट हो जाए बच्चों का, अच्छा कमाई उनकी होने लगी, इनकम अच्छी होने लगी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर करने के बाद अगर आपकी तरह किसी को साइंटिस्ट बनना हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में अफसर कोई बनना हो तो वो कैसे बनेंगे, क्या रहेगा, क्या करियर स्कोप्स है? वही चीज है, एक बार बीटेक किसने कर लिया, फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए वो करवाती है। वहां से फिर एमटेक करने के लिए उनको मौका मिलता है। एमटेक में कई सारे अलग अलग डिसिप्लिन होती है, सब डिसिप्लिन हम उसको कहते हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ वो बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दायरा बढ़ाने की सिर्फ जरूरत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है गांव जंक्शन के जितने भी दर्शक हैं या फिर जो स्टूडेंट जो अभी 12th पास आउट हैं, प्लान कर रहे हैं कि आगे किस में पढ़ाई की जाए, अगर उनको खेती किसानी में इंटरेस्ट है तो वो आ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद भी सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। बहरहाल अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ सवाल अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो वो हमसे पूछिए, हम अगली बार फिर से सर के पास आएंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपसे बात करके सर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने गांव जंक्शन को टाइम दिया। थैंक यू, धन्यवाद आपके इस संभाग में आने के लिए और हमारे बातें पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो नमस्कार, मैं नैन्सी बाजपेयी हूँ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, चाहे वो खेती किसानी से जुड़े हों या फिर ग्रामीण भारत से जुड़े हुए जितने भी खबरें हैं, वो देखते रहिए गांव जंक्शन पर।